नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं साहित्यिक पुरातत्व की, यानी उन मध्यकालीन भारतीय ग्रंथों की जिनका वजूद आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कुछ किसी तरह बच गए और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। देखिए, इतिहास सिर्फ पुरानी इमारतों या खंडरों में नहीं बसता, बल्कि उन पन्नों में भी धड़कता है जो सदियों पहले लिखे गए थे। तो चलिए, आज हम इसी स्रोत सामग्री के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ महान रचनाएं समय की मार झेल गईं और कैसे कुछ महज एक जिक्र बनकर रह गईं। जरा सोचिए, उन महान ऐतिहासिक लड़ाइयों को हम और आप कैसे याद रखेंगे जब उन पर लिखी गई किताबें ही समय की रेत में कहीं दफन हो जाएं? ये सवाल ना इतिहास की उस नाजुक सच्चाई को सामने लाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास की डोर बहुत ही नाजुक दस्तावेजों पर टिकी होती है। कभी कभी तो किसी महान साम्राज्य या युद्ध की पूरी कहानी सिर्फ कुछ फटे हुए पन्नों या किसी दूसरी पांडुलिपि में दिए गए एक छोटे से संदर्भ के सहारे ही जिंदा रह पाती है। जब मुख्य किताबें ही नष्ट हो जाएं, तो बस यही एक तरीका बचता है अतीत को खंगालने का। और यही वो रहस्य है जो आज की हमारी इस चर्चा का आधार है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं विजयपाल रासो के रहस्य की। महज 42 छंदों में सिमटी एक बेहद दिलचस्प कहानी। विजयपाल रासो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सीधे एक ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में ले जाता है। इसमें विजयगढ़, जिसे आज हम करौली के नाम से जानते हैं, वहां के शासक विजयपाल और पंग देश के राजा के बीच हुए एक भीषण टकराव का पूरा ब्यौरा है। और इसका अंत होता है विजयपाल के एक बहुत ही शानदार जीत के साथ। मतलब ये सिर्फ एक युद्ध की रिपोर्टिंग नहीं थी, बल्कि एक शासक के अदम्य साहस और शौर्य का पूरा दस्तावेज था। अब इस ऐतिहासिक कृति को लिखा किसने था? इसके रचयिता थे नल्ल सिंह भट्ट। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाई सुराग मिलता है। इसे अपभ्रंश भाषा में रचा गया था। अपभ्रंश कोई आम भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राचीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की एक बेहद जरूरी कड़ी है। ये भाषा हमें न सिर्फ उस दौर के साहित्यिक समाज की झलक देती है, बल्कि इस ग्रंथ की ऐतिहासिक जड़ों को भी मजबूती से स्थापित करती है। लेकिन कहानी में असली पेच आता है इसकी तारीख को लेकर। इसके रचना काल पर विद्वानों के बीच एक जबरदस्त बहस रही है। एक तरफ मिश्र बंधु हैं, जिनका अनुमान है कि ये रचना 1298 ईस्वी के आसपास की है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई। अब दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में डॉक्टर नगेंद्र के 16वीं शताब्दी वाले अनुमान को ही ज्यादा प्रामाणिक और सर्वमान्य माना जाता है। देखिए, इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है। एक ही स्रोत से विद्वान अलग अलग निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात, विजयगढ़ के शासक की इतनी बड़ी जीत, इतना भव्य महाकाव्य, और आज हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ 42 छंद। जी हाँ, केवल 42। जरा सोचिए, जो ग्रंथ अपने समय में एक विशाल महाकाव्य रहा होगा, वो आज बस कुछ पंक्तियों के एक छोटे से अंश में सिमट कर रह गया है। ये 42 छंद हमें चीख चीख कर याद दिलाते हैं कि हमारी ऐतिहासिक विरासत कितनी नाजुक है और हमने समय के थपेड़ों में कितना कुछ खो दिया है। और कुछ खोने की बात हो ही रही है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे ग्रंथ पर। एक ऐसा ग्रंथ जो अभिलेखागार में किसी भूत की तरह है, जयचंद्र प्रकाश। इतिहास के पन्नों में दर्ज जयचंद्र प्रकाश दरअसल कन्नौज के प्रसिद्ध शासक जयचंद की वीरता पर आधारित एक पूरा महाकाव्य था। इसके रचयिता केदार भट्ट थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने दौर में ये कितना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज रहा होगा। इसमें जयचंद के शौर्य, उनके राजकाज और उस युग की भव्यता का कितना विस्तृत और शानदार वर्णन किया गया होगा। लेकिन इस ग्रंथ की जो समय रेखा है ना, वो बहुत ही दुखद और दिलचस्प है। बताया जाता है कि इसे विक्रमी संवत 1225 के आसपास रचा गया था। इसमें जयचंद की पौराणिक वीरता की गाथाएं थीं, लेकिन आज के समय में ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। दुनिया में इसकी एक भी प्रति उपलब्ध नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि हमें इसके बारे में पता कैसे चला? दरअसल ये आज सिर्फ एक भूत ग्रंथ है, क्योंकि दयालदास सिंगायच की जो रचना है राठौडारी ख्यात, उसमें इसका एक छोटा सा संदर्भ या उल्लेख मिलता है। अगर दयालदास ने वो संदर्भ न दिया होता, तो शायद आज जयचंद प्रकाश का नाम भी किसी को मालूम न होता। तो ये दोनों ग्रंथ हमारी साहित्यिक विरासत के बारे में हमें क्या बताते हैं? आइए अतीत की इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। जब हम इन दोनों ग्रंथों को आमने सामने रखकर देखते हैं, तो ऐतिहासिक साहित्य के संरक्षण की एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई सामने आती है।
एक तरफ हमारे पास विजयपाल रासो है, माना कि इसका बहुत सारा हिस्सा गायब है, लेकिन फिर भी कम से कम 42 छंद तो बचे हैं जिनकी अपभ्रंश भाषा का हम आज भी अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है जयचंद्र प्रकाश, जो पूरी तरह से गायब है, शून्य, सिवाय एक दूसरी किताब में महज एक उल्लेख के। ये सीधे तौर पर हमें दिखाता है कि हमारा साहित्यिक इतिहास कितनी अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए शायद सबसे तकलीफदेह और कठोर वास्तविकता बस एक वाक्य में सिमट जाती है। ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से के हमेशा के लिए खो जाने का शोकगीत है। ये इस बात का निष्पक्ष प्रमाण है कि कभी-कभी सदियों पुरानी स्मारकीय रचनाएं अपना भौतिक वजूद खो बैठती हैं और उनके साथ-साथ उस दौर की अनगिनत कहानियां भी हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर विजयपाल रासो के महज 42 छंदी बच पाएं और जयचंद्र प्रकाश तो पूरी तरह से ही गायब हो गया, तो जरा सोचिए वीरता की और ऐसी कितनी ही महाकाव्य कथाएं होंगी जो आज भी किसी पुरानी भूल भुलैया में, किसी धूल भरी अटारिये में या समय की रेत के नीचे दबी पड़ी होंगी, किसी भुला दी गई पांडुलिपि में इंतजार कर रही होंगी कि कोई आए और उन्हें फिर से खोज निकाले या याद करे। ये अधूरी कहानियां हमें लगातार एहसास दिलाती हैं कि इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों को जानने की हमारी ये जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।